की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने मंगलवार को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। सीजीआई एसए बोबड़े, आगामी सीजीआई जस्टिस एनवी रमना और सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी के चेयरमैन जस्टिस नागेश्वर राव और हाईकोर्ट के कई जज मौजूद थे। सीजीआई बोबड़े ने पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि मानव बुद्धि और मशीन लर्निंग का उचित मिश्रण है और एक हाइब्रिड सिस्टम है जो मानव बुद्धि के साथ मिलकर काम करता है। सीजीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ आपत्तियों और आलोचनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जैसा कि ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है कि स्वचालित निर्णय लेना, उन्होंने साफ किया कि इस प्रणाली के संदर्भ में इस तरह की आपत्तियां पूरी तरह से अनुचित हैं, क्योंकि इसे जजों को तथ्यों को उपलब्ध कराने के लिए उन्हें मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो, और साथ ही साथ प्रत्येक न्यायाधीश के लिए उचित है कि निर्णय लेने का काम उसी पर छोड़ दिया जाना चाहिए और मशीन को इसे तय नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई टूल की शुरुआत न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा कर सकता है। तो समझिए कि मौजूदा जो हमारा सिस्टम है न्यायपालिका का, और जिस तरीके से उसमें पेंडेंसी की बात होती है या फिर तथ्यों को सही वक्त पर न्यायाधीशों के सामने लाने की बात होती है, एआई का रोल किस तरीके से और कितना बड़ा हो सकता है और इसके क्या बड़े फायदे भारतीय न्याय व्यवस्था में हम देख सकते हैं आने वाले वर्षों में, और जरूरत के मुताबिक इस वक्त उसके हालात कैसे नजर आते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ पीके मल्होत्रा सर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर स्वागत है। और चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। चारू आपका भी स्वागत है। शुरुआत मल्होत्रा सर आपसे करना चाहूंगा कि न्यायपालिका में एआई की शुरुआत किस तरीके से आप देखते हैं, और जब कहा जाता है कि दुनिया में सब कुछ एआई बेस्ड, एआई ड्रिवन होने जा रहा है, और ऐसे में भारतीय न्यायपालिका को इसकी जरूरत भी कितनी ज्यादा दिखती है? कविंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पोर्टल एक लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपेस। सुपेस का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप का स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं कि हमारी कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और उस पेंडेंसी को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, और जब उन स्टेप्स की बात करते हैं, जजेस के स्ट्रेंथ की इंक्रीज की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंक्रीज की बात करते हैं, हम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ अब यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक इंपॉर्टेंट, आई थिंक उसका एक एंगल है। और मैं समझता हूं उस डायरेक्शन में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और इस बात के लिए भी ये प्रशंसा का विषय है कि जो हमारी एक कमेटी बनाई गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जस्टिस नागेश्वर राव, जो अभी काम कर रही है, केवल 2 साल से भी कम समय में इसको इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, लागू कर दिया है। जबकि अगर हम कंप्यूटराइजेशन और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जुडिशरी में बात करें तो ये प्रोसेस मिड 90s में शुरू हुआ था। मतलब हमें 25 साल से ऊपर लग गए इस स्टेज तक पहुंचने में। जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट हुआ कि हमें सभी कोर्ट्स को कंप्यूटर प्रोवाइड करने हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड करने के बाद में हमने ये कहा कि कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन जो था वो नहीं हुआ। फिर हमारा वन वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि लिटिगेंट तो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को थ्रू कंप्यूटर, लेकिन कोर्ट जो है लिटिगेंट को अप्रोच नहीं करती थी। फिर एक स्टेज आई जब आपको जजमेंट भी थ्रू जो है कंप्यूटर मिलनी शुरू हो गई, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं थ्रू टेक्नोलॉजी जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, वो स्टेज आई। और अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक स्टेज आई कि जब आपने कोर्ट की वर्चुअल हियरिंग भी स्टार्ट कर दी। हालांकि वर्चुअल हियरिंग का फायदा सब लोगों को नहीं हुआ, ऐसा कहना है कि एक ही पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसको इसका बेनिफिट हुआ, लेकिन मैं समझता हूं अगर इसको लंबे समय के हिसाब से देखा जाए, फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए, तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही अच्छा कदम था। हालांकि हमारे ऊपर फोर्स किया गया, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनका डिसीजन थ्रू वर्चुअल कोर्ट के द्वारा किया जा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा स्टेप है। और जैसा कि चीफ जस्टिस ने पोर्टल का इनॉग्रेट करते हुए और जस्टिस नागेश्वर राव ने और चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने इसको बहुत क्लियर किया कि डिसीजन मेकिंग जजेस के हाथ में ही रहेगा। डिसीजन मेकिंग से पहले वाला जितना काम है
उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट लोड किए हैं वो सिस्टम में आ गए, आपने जो अपने आर्ग्यूमेंट देने हैं वो सिस्टम में आ गए, सिस्टम उसको कोलेट करेगा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या उसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं और उस इश्यूज के ऊपर क्या केस लॉ है। ये सारी चीजें जिसके लिए पहले रिसर्च की जाती थी, रिसर्च एसोसिएट होते थे, रजिस्ट्री करती थी, जजेस को अपना समय लगाना पड़ता था, उन सबको अपना इन चीजों के ऊपर समय नहीं लगाना पड़ेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीन कर देंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन जो है, मशीन में जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक इंसान की तरह सोचती है और इंसान की तरह मिमिक भी कर सकती है। तो जब एक बारी मान लीजिए मैंने उस मशीन को यूज करना शुरू किया तो मैं उसको किस तरह से देखता हूं, किस तरह से सोचता हूं, मशीन उसको कॉपी करेगी और उसको कॉपी करने के बाद में उसी तरह के फैक्ट्स मेरे सामने प्रेजेंट करेगी और फिर उसमें मेरे को डिसीजन लेने का अधिकार होगा। मैं समझता हूं अगर हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इन्होंने अभी शुरू किया है, एंड माइंड इट, अभी इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया गया है, केवल एक फील्ड में, क्रिमिनल लॉ के फील्ड में, बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लागू किया जाएगा और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है फिर इसको बाकी चीजों में भी यूज किया जाएगा। तो मैं इस स्टेप की प्रशंसा करता हूं और मैं समझता हूं कि पेंडेंसी को रिड्यूस करने में ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। चारू, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर भारतीय न्याय व्यवस्था है और जो जुडिशियल सिस्टम है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, और जिस तरीके से मैं कहूं कि ओवरबर्डन है, उस नजरिए से अगर देखें तो एआई का रोल किस तरीके से आप देखती हैं? और इनिशियली अगर उसके दायरे को समझें, हालांकि एक अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है और सिर्फ एक फील्ड या मैं कहूं कि क्रिमिनल केसेस को लेकर शुरू किया गया है, उसका जो ब्रॉडर रोल होगा उसको किस तरीके से, कितना बड़ा या कितना व्यापक आपकी नजर में है? कविंद्र जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है ये बहुत ही निर्भर है हमारे कोर्ट्स पे और कितनी जल्दी हमारे कोर्ट्स में बैठे जजेस निर्णय ले पाते हैं और ऑर्डर पास कर पाते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग मैटर्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट्स में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो, और ये जो संख्या है ये हर साल बढ़ती ही जा रही है। ये संख्या हम कम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस गैप को फिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें। रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने का मतलब यह है कि जो कोलेट करने का काम चाहे वो जज खुद करते थे या अपने रिसर्च असिस्टेंट्स के द्वारा करते थे, उन सब कामों में अब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक कंप्यूटर की मदद मिलने लगेगी। और जब एक कंप्यूटर की मदद मिलने लगेगी तो जितने समय में वो एक निर्णय ले पाते थे और एक ऑर्डर लिख पाते थे, वो समय धीरे धीरे घटता चला जाएगा और हम लोग भी अपने आप को अपडेट करते जाएंगे। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसको अपने सिस्टम में फिट किया जाता है और अपने सिस्टम को इंप्रूव किया जाता है। अब समय आ गया है कि इस टेक्नोलॉजी को जुडिशरी में भी अप्लाई किया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। जब मैं एक लीगल इंटर्न थी, मैं 2001-2002 की बात कर रही हूं, तो जब हम रिसर्च करा करते थे तो बड़े बड़े कमरे होते थे, लाइब्रेरीज होती थी जहां ढेरों किताबें होती थी। कई सौ किताबें में से AIR, सुप्रीम कोर्ट के हम केसेस ढूंढा करते थे, उन केसेस की हम फोटोकॉपी बनाते थे और उनको लेकर हम बैठते थे और हम रिसर्च करते थे। उसके बाद जो समय आया, ये सारी की सारी किताबें एक सीडी पे, एक पेन ड्राइव पे आने लगी और अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे सिर्फ एक कीवर्ड, एक शब्द को टाइप करके हमको सारी इंफॉर्मेशन, सारे केस लॉज मिलने लग गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन केस लॉज को स्टडी नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो स्टडी करने से पहले का जो समय है वो हम बचा पा रहे हैं। तो आज जो निर्णय लिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा अब AI का हमारे जजमेंट्स के डिलीवरी में, ये कुछ इसी तरीके से है। अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम नहीं करा जा रहा, लेकिन निर्णय लेने के समय से पहले का जो रिसर्च का समय है, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाने का जो समय है, इस समय को हम बहुत कम कर पाएंगे। 3 आर्ग्यूमेंट्स ज्यादातर उठाए जाते हैं जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने की बात करते हैं, कहीं पर भी 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स उठाए जाते हैं। सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं कि मशीन आ जाएंगी तो इंसानों की नौकरियां कम पड़ जाएंगी। ये मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि आम इंसान इन्हीं बातों को डिस्कस करता है जब वो टेक्नोलॉजी को अपोज करता है। तो हमारे चीफ जस्टिस ने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि AI का यूज सुप्रीम कोर्ट में यूज होने से या किसी हाई कोर्ट में यूज होने से किसी की भी नौकरी पर कोई आपत्ति नहीं आएगी,
केवल जो नौकरी पे हैं, चाहे वो जजेस हों या जजेस के स्टाफ हों, उनको सहायता मिल जाएगी। जो दूसरा हमेशा ऑब्जेक्शन उठाया जाता है वो ये कहा जाता है कि ये एक जजमेंट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो जजमेंट्स हैं वो ह्यूमन रिलेटेड हैं, ह्यूमन डिस्कशंस होने जरूरी हैं, और अगर आप केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे तो वो जजमेंट को अफेक्ट करने लग जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे चीफ जस्टिस ने साफ बताया है कि जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है वो ही निर्णय लेगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलेक्ट को एक अच्छा निर्णय लेने के लिए जो भी रिसर्च की जरूरत है वो प्रोवाइड करी जाएगी। और तीसरा आर्गुमेंट ये यूज किया जाता है कि एक एआई का जो सिस्टम होता है वो डिपेंडेंट ऑन इट्स मेकर्स होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे काम करती है जैसे उसके मेकर उससे काम कराना चाहते हैं। एक कंप्यूटर का अगर सिस्टम है, आप उसमें जो रॉ इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, आउटपुट उसी हिसाब से होगा। आउटपुट निर्भर उस बात पर होगा कि आपने रॉ इनपुट क्या डाला है। तो यहां पर भी हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में ढेर सारे केसेस ऐसे हैं जो ऑटोमेटेड हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, जैसे कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात करें, चेक बाउंस का केस हो गया, या मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें जो रेगुलर फाइन्स के केसेस हो गए, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल या कॉर्पोरेट लॉ की बात करें जहां पर ज्यादातर केसेस बहुत ही ऑटोमेटेड होते हैं। तो इन केसेस में तो बहुत ही ज्यादा सहायता हो जाएगी और ये केसेस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और यहां पर एआई को एक असिस्टिव टूल की तरह यूज करा जा रहा है। एआई कोई निर्णय नहीं लेगा, एआई कोई जजमेंट नहीं लिखेगा, लेकिन एक असिस्टिव टूल होगा। आप ये समझिए कि एक जज का असिस्टेंट बन जाएगा एक कंप्यूटर, और मिलकर जब एक कंप्यूटर की नॉलेज और प्रोसेसिंग एक ह्यूमन इंटेलेक्ट के साथ जुड़ जाएगी तो हमारी जुडिशरी बहुत एफिशिएंट हो जाएगी, बहुत जल्दी काम कर पाएगी, और जो हमारा जो सिस्टम